अच्छा रे बच्चों, लिखे जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। शाबाश। ये जो पीआरसी में हमने पढ़ा था उसको जरा रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। आगे हेडिंग दे व्हेन नो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, और दूसरी तरफ लिख लें व्हेन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है जी। हेडिंग दे दी आपने। अच्छा, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा, साल गुजरा, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट ही होगा ना, उसमें तो कोई इख्तलाफ। खर्चा बढ़ गया, हमारा लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है तो फिर क्रेडिट क्या करेंगे, मेन मसला ये है। तो क्रेडिट क्या करेंगे, जिस चीज में कमी हुई है उसको क्रेडिट करेंगे। मोबाइल में कमी हुई है, मोबाइल की वैल्यू में कमी हुई है तो मोबाइल को क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू में कमी हुई है तो बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। प्लांट की वैल्यू में कमी हुई है तो प्लांट को क्रेडिट करेंगे। ये पॉइंट समझ आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, वो डेबिट होगा। मसला किस में आएगा, क्रेडिट साइड में, कि क्रेडिट किसको करना है। तो पहला सिनेरियो ये है कि एसेट को क्रेडिट करेंगे। ये वाली एंट्री कब करेंगे, जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना। और जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, वंस अगेन डेबिट किसको करना है, डेबिट यही होगा। आके इश्यू आना क्रेडिट साइड में कि क्रेडिट किसने होना है, वहां पे क्रेडिट क्या चीज होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये चीज आपने कहां पढ़ी हुई है, ये पीआरसी में पढ़ी हुई, ये आपने आज पढ़ी है। ठीक है जी, तो समझ आ गया सबको। अच्छा, दोनों एंट्री नोट कर ली। अब एक सवाल लिखें, ए मोबाइल इज परचेज्ड फॉर 1 लाख। अच्छा बच्चों, ये जो पेज होते हैं ना, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये ऑलरेडी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में इसका ना लिंक शेयर होगा, उसमें ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। मतलब अगर कोई आपके नोट्स मिस हो जाते हैं या आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया होता आपके पास रजिस्टर में, तो ये आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी।
तेरा मतलब यह नहीं है कि वेले बैठ रहे हो क्लास देख। मोबाइल इज परचेज फॉर 100,000 on 1 January 2018. It has 10,000 residual value and 5 years useful life. It has 10,000 residual value and 5 years useful life. Straight line method of depreciation is used. Prepare mobile account, depreciation account, SOCI and SFP. ठीक है जी, सवाल लिख ले सर। अच्छा जी, सबसे पहले जब आपको सवाल आए ना तो आपने सबसे पहले पढ़ना है कि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। फिर आपने सवाल में डेट देखनी है कि डेट गिवन है कि नहीं, डेट ऑफ परचेज गिवन है। ओके, क्वेश्चन में उसने बताया कि पॉलिसी कौन सी है, फुल ईयर है या टाइम बेसिस है, ऐसी कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई। तो जब ऐसी कोई बात ना हो कि पॉलिसी कौन सी है, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपके ऊपर छोड़ रहा है, एग्जामिनर आप पे छोड़ रहा है कि आप क्या इस्तेमाल करें। ठीक हो गया? फिर आपने देखना डेट है कि नहीं, डेट ऑफ परचेज गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं है। अगर डेट ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आप टाइम बेसिस पॉलिसी फॉलो करेंगे। कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे? टाइम बेसिस। अच्छा, अब बच्चों मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आता है ना आपको, क्या है डेप्रिसिएशन का फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड में? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, लाइफ गिवन है, तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आ रहेगी? शाबाश शाबाश शाबाश, कैलकुलेट कितना किधर है मोबाइल है? कितना आंसर आता है? 18,000। क्लियर है बच्चों ये फार्मूला? ये वर्किंग आपने सबसे पहले कर लेनी, अकाउंट्स बनाने से पहले आपने क्या कर लेना है, ये वर्किंग कर लेनी। अच्छा, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए, आपका डेप्रिसिएशन का आंसर आया 18,000। क्या ये डेप्रिसिएशन का आंसर 2018 का है? देखो ना, मोबाइल आपने कब लिया था? 18 में लिया था ना, तो 18 में डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 9,000, 18,000 ही होगी। लेकिन 19 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? वो भी 18,000। 20 की डेप्रिसिएशन, 21 की डेप्रिसिएशन, 22 की डेप्रिसिएशन, यहां तक की बात लगी। स्ट्रेट लाइन मेथड का यही फायदा है, क्या कि जो डेप्रिसिएशन पहले साल है वही आखिरी साल। आपको बार बार हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि सेम होती है। किस मेथड में? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं होती, उसमें निकालनी पड़ेगी हर साल की, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब बच्चों जरा पहले मेथड के मुताबिक डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे एसेट कौन सा है? मोबाइल। तो बच्चों यहाँ पे फिर एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और मोबाइल अकाउंट क्रेडिट।
एंट्री लिख ली, और ये एंट्री हर साल होनी है। एंट्री लिखी एक दफा है, लेकिन ये हर साल की एंट्री यही है, कोई नई एंट्री नहीं आनी बाद में। याद है कि बात लगी। अच्छा, अब बच्चों चूंकि उसने कहा था कि मोबाइल अकाउंट बनाना है, मोबाइल अकाउंट बनाए शाबाश, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए। हाँ जी, और लिख लिया। अच्छा, अब बच्चों आपने मोबाइल जब बाय किया होगा तो क्या एंट्री की होगी 1 लाख रुपए की? मोबाइल डेबिट कैश क्रेडिट। तो बच्चों मोबाइल अकाउंट के डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए लिखेंगे, ऐसी है ना, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपए लिखेंगे, ऐसी है। क्या बच्चों कैश अकाउंट हमने सवाल में बनाना है? नहीं बनाना। तो चूंकि कैश अकाउंट बना नहीं रहे तो क्रेडिट साइड हमें नजर नहीं आएगी। मेरी बात समझ, कैश अकाउंट हम नहीं बना रहे, सवाल में मांगा नहीं उसने, तो चूंकि कैश अकाउंट उसने मांगा नहीं है तो उसको क्रेडिट करने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, मोबाइल को डेबिट जरूर करेंगे, कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वो अकाउंट बना ही नहीं रखेगा। बात समझ आ गई है? अच्छा जी बच्चों, मोबाइल अकाउंट को डेबिट करेंगे लेकिन उसके साथ नाम क्या लिखेंगे? कैश। कैश क्यों लिखेंगे? ठीक है, नाम आपको पता ऑपोजिट आता होता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे शाबाश 1 लाख रुपए डेबिट साइड पे लिख लें, और कैश लिख लें, और तारीख लिख लें। लिख लिया। 1 जनवरी 2018 को मोबाइल लिया 1 लाख रुपए का, और मोबाइल किस चीज के अगेंस्ट लिया? कैश पे किया था, तो कैश का नाम लिखें। ये सारी स्टोरी तो आपको पीआरसी वाली आती है। साल पूरा गुजरा, साल के एंड पे पहुंचे, किस तारीख पे पहुंचे? 31 दिसंबर 2018 पे पहुंचे, 365 दिन गुजर गए। क्या मोबाइल की कीमत आज भी वही 1 लाख ही है? नहीं, मोबाइल की कीमत गिर चुकी है। ओके, कितनी गिर चुकी है? 18,000। तो बच्चों 18,000 की एंट्री क्या होगी? क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। बच्चों ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखेंगे, और 18,000 रुपए से किसको क्रेडिट करेंगे? आवाज नहीं आई। मोबाइल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। वो डेबिट वो क्रेडिट, ये बात समझ आई? बोलो 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 शाबाश। अच्छा, वहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 18,000 के साथ अंग्रेजी का लिखेंगे, और मोबाइल अकाउंट में 18,000 के साथ अंग्रेजी का लिखें, डेप्रिसिएशन। ये बात समझ आई? अब बच्चों अकाउंट क्लोज करना है, मुझे बताएं मोबाइल अकाउंट का कैरेट ऑन बैलेंस क्या आएगा? 82,000। सोच लो सोच लो। हाँ जी, समझ आ गया सबको? अच्छा, और बच्चों जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसके क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन आ रहेगा कि नहीं आ रहेगा? सोचो सोचो सोचो। डेबिट साइड पे 18,000 है, तो जब अकाउंट क्लोज कर रहे होंगे तो क्रेडिट साइड पे भी तो 18,000 लिखना होगा ना। गूंगे हो, बोलो तो सही। यार देखो, दोबारा देखो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट लिखा, यहाँ पे 18,000 आ गया, यहाँ पे मोबाइल लिख लिया। जब अकाउंट क्लोज करेंगे 18,000 यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ पे भी तो आएगा ना। तो अकाउंट क्लोज करते वक्त ऊपर लिखना पड़ेगा कि नहीं? तो इसके साथ क्या लिखेंगे?
अकाउंट क्लोज करने का तरीका तो आता है ना, पीआरसी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डेबिट साइड पे तो 18,000 बैलेंस है। अकाउंट जब क्लोज करते हैं तो जो टोटल होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, चाहे अगली तरफ 1 रुपया भी ना लिखा हो, यही करते हैं। अच्छा, टोटल दोनों तरफ लिख दिया तो अगली तरफ फिर हमें अपनी तरफ से पैसे लिखने पड़ेंगे, ऐसे ही है। तो 18,000 ऊपर भी क्रेडिट साइड पे भी लिखना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज करने का यही तरीका होता था। ठीक हो गया? अच्छा, अब बच्चों मसला ये है कि आपने पीआरसी में पढ़ा था कि 3 अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, 2 अकाउंट्स के नहीं होते। किन 2 अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते? एक्सपेंस के और इनकम। बात लगी? जो एक्सपेंस जिस साल है वो उस साल गायब करना पड़ेगा, वो अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड। अगर यहाँ पे कैरी डाउन लिखेंगे तो इसका सीधा मतलब ये अगले साल ब्रॉड डाउन होगा। तो 2018 का एक्सपेंस 2019 में नहीं जाना चाहिए, 2018 का एक्सपेंस 2018 में खत्म करना चाहिए। इसी तरह से 2018 की इनकम 2018 में ही खत्म करनी पड़ेगी। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस होता है जो अगले साल जाता है, और ये तीनों बैलेंस होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में जाने वाले बैलेंस अगले साल ट्रांसफर होते हैं। नहीं समझ रहे? तो बिजली का बिल आपने पे कर दिया तो अगले महीने जो बिल आएगा उसमें दोबारा से वो पैसे आएंगे जो पे कर दिए, वो खत्म हो गए। रेंट आपने पे कर दिया हॉस्टल का, तो अगले महीने जब रेंट पे करने की बारी आएगी तो पिछला बैलेंस नजर आ रहा होगा? पिछला बैलेंस नजर नहीं आ रहा। लेकिन 31 दिसंबर की रात को मोबाइल आप तकिए के नीचे रख के सोए तो अगले दिन उठे तो मोबाइल गायब होगा, वो तो नजर आ रहा होगा। वो क्यों नजर आ रहा होगा? वो एसेट है। नहीं समझ रही? एसेट्स। अच्छा, 31 दिसंबर की रात को एक बंदे को आपने 5,000 रुपया देना था, नहीं दे सके, तो ये कमजनी को कर्जा उतर गया होगा? कर्जा भी आपके सर पे होगा। नहीं समझ आ रही? अब बोलो तो सही। 31 दिसंबर की रात तक पापा ने आपके ऊपर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था, तो ये कमजनी को पापा को भूल गया होगा? अब 50 साल बाद भी पापा को मिलेंगे ना, ताने वही शुरू, वही से शुरू हो गए कि तेरे तो इतने पैसे लाए सी ये सारे तो बर्बाद किए। ये है कैपिटल। तो जो कैपिटल लगाया जाता है वो भूला नहीं जाता। मेरी बात समझा रही? ऑनर्स इन्वेस्टमेंट। ऑनर कौन है? पापा। इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर हुई पड़ी है, ऐसी है। तो कैपिटल कभी खत्म नहीं होता, एसेट कभी गायब नहीं होते, और लाइबिलिटियां ऑटोमेटिकली कभी पे नहीं होती। उनके बैलेंस हर साल आगे फॉरवर्ड होते रहते हैं, नजर आते रहते हैं। कौन से बैलेंस गायब हो जाते हैं? तो हॉस्टल का रेंट पे किया, अगले महीने बैलेंस में नजर नहीं आ रहा हो, और पापा से पिछले महीने जो 20-25 हजार रुपये लिया था इनकम के तौर पे, क्या वो इनकम हमेशा हमेशा के लिए नजर आती रहेगी? खत्म, फिनिश। अगले महीने फिर बेशर्मों की तरह फोन करेंगे, पापा जी पैसे दे दे। तो वो ये कह सकते हैं कि तूने पिछले महीने तो पैसे देते थे, उन्होंने कम से कम 3-4 साल तक चला, ठीक है ना, वो उसी महीने खत्म। तो समझ आ गई बात की? इनकम और एक्सपेंस जिस पीरियड में क्रिएट हुए थे उसी पीरियड में खत्म। लेकिन एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक साल से दूसरे साल में शिफ्ट हो सकती है। तो बात समझ आ गई आपको? अच्छा, तो बच्चों अगर इस डेप्रिसिएशन को यहां से खत्म करना है, 18,000 क्रेडिट तो करेंगे लेकिन इसके साथ कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एसओसी। क्या ये बात समझ आई? फिर ये एंट्री क्या हो रही है बच्चों? एंट्री पे फोकस करना है आपने। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बच्चों? सोचो 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 सोचो। ये 18,000 आपने किस साइड पे लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब है दुनिया में कोई और चीज डेबिट भी होगी। वो कौन सी चीज है जो डेबिट होगी? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या एसओसी, वो डेबिट होगी। और बच्चों इस एंट्री को हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्री का।
कोई आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज अ क्लोजिंग एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री से क्या मुराद है? वो एंट्री जिसमें एक्सपेंस और इनकम को हम उठा के इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्री। ठीक है जी। वैसे तो आपने ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बात पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी नोट करना। नहीं पढ़ी तो उठा। लिख रहे, शाबाश शाबाश, लिख रहे जी। व्हाट इज अ क्लोजिंग एंट्री? द एंट्री इन विच वी क्लोज आवर इनकम एंड एक्सपेंस टू एसोसिएट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। अगली बारी स्प्रिंग 2025 अटेम्प्ट। हाँ जी, लिख लिया सबने? और लिख लिया है? क्यों यार, उर्दू में भी बताया था अल्लाह के बंदे। हाँ जी, क्या लिखवाया मैंने? द एंट्री इन विच वी क्लोज आवर इनकम एंड एक्सपेंसेस टू एसोसिएट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। ठीक हो गया? अब अगला पॉइंट, ये जो एंट्री होती है ना बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और मोबाइल अकाउंट क्रेडिट, इसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें ये वाली एंट्री ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बनती है। आपने फाइनल अकाउंट का सवाल तो किया होगा, नहीं ना? किया तो पास हो गए थे आगे। तेरी गाल नहीं मैं कर रहा। हाँ, एमसीक्यू से पास कर ले। आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं। जो फेल हो रहे हैं ना, सारे यही कह रहे हैं, हमें हमारे सीनियर ने कहा था फाइनल अकाउंट करने की कोई लोड नहीं, पास हो जाओगे। वो सारे रोंदे पे ना मेरे को आ गए, सर हमारे सीनियर ने कहा था, मैंने फाइनल अकाउंट नहीं किया था, मैं पास हो गया, तो ऐसे फेल हो गए। अच्छा बरं, आपने देखा होगा बच्चों के फाइनल अकाउंट के सवाल में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ट्रायल बैलेंस के बाद करनी होती है, ऐसी ना? वो जो एडजस्टमेंट आती है 4-5, उसमें से एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी होती है। तो ट्रायल बैलेंस तो बन चुका होता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या कहा जा रहा होता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अब ये याद रखें, जब ट्रायल बैलेंस बन चुका होता है तो क्या उस वक्त जर्नल बाद में बनाया जाता है, या जर्नल ट्रायल बैलेंस से पहले बन चुका होता है? जर्नल पहले बन चुका होता है। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। और लेजर के बाद क्या बनता है? और ट्रायल बनने के बाद अगर डेप्रिसिएशन करनी पड़े तो उस वक्त फिर जर्नल एंट्री नहीं होती, क्योंकि जर्नल तो क्लोज हो चुका है। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? ट्रायल बैलेंस तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज क्या होती है? जर्नल। दूसरी स्टेज लेजर। तीसरी स्टेज, और ट्रायल के बाद अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ जाए तो उस वक्त फिर उसका नाम जर्नल एंट्री नहीं होता, उस वक्त उसका नाम एडजस्टिंग एंट्री होता है। और बात समझ आइए, तीन तरह की एंट्री होती है टोटल। कितनी तरह की एंट्री होती है? तीन तरह की। एक होती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से मुराद वो एंट्री है जो जर्नल में जानी है। कहां जानी है? जर्नल में। और एक वो एंट्री होती है जो जर्नल लेजर ट्रायल बनने के बाद करनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? एडजस्टिंग एंट्री। और एक वो एंट्री होती है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस को उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग एंट्री। ठीक है जी। तो टोटल अकाउंटिंग में कितनी तरह की एंट्री होती है बच्चों? तीन तरह की। ये बात याद रखनी है। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? आ गई है? जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री में फर्क समझ आ गया?
आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स का टॉपिक पढ़ा था। अलाउंस कब क्रिएट करते हैं? 15 मई वाले दिन। हाँ जी। अलाउंस बैड डेट्स साल में किस दिन क्रिएट कर रहे होते हैं? 9 मई को, है ना? हाँ, 8 फरवरी। सोचो सोचो सोचो। ये वो बच्चे हैं जो सारा टॉपिक पढ़ के पास करके आए हुए। अलाउंस कब क्रिएट करते हैं? बारिशों के मौसम में, क्योंकि डेटर बेचारा फिसल गया। हाँ जी। कोई पता ही नहीं। तो कब करते हैं? अकाउंटिंग ईयर में कब अलाउंस क्रिएट करते हैं? लो जी, आपके पास है जी पूरा पौना घंटा जवाब देने के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश, सोच लो सोच लो सोच लो। हाँ, तेरी FR1 एग्जाम है। तू ना आया कर क्लास। आई क्या पढ़ने? मैं कहना तेरे घर जान तेन एजाजी तौर पर ना बूहे ते खलो के डिग्री देने। इन्नी हिम्मत है यार, तू क्लास आ जाना कल से इंशाल्लाह। मैं पिछले पूरे PRC सुनया तेरे को। तेन भुल जाता क्या टीचर मैं पहले भी कितने वेख्या। हाँ भाई, अलाउंस कब क्रिएट करते हैं? साल के किस दिन क्रिएट करते हैं? और बोलो तो सही। कभी शुरू में, कभी मिड में, कभी एंड में। हाँ, ये वो लेजेंड्स हैं जो इंट्रो का पेपर पास करके आए। अब क्वेश्चन बोलो। है सौन भादों में, रमजान में, एतकाफ पे बैठे होंगे, अलाउंस क्रिएट कर रहे होंगे। अब बोलो तो सही। इतने बड़े बड़े लेजेंड बैठे हैं यहाँ पे, है ही नहीं पता अलाउंस कब क्रिएट करते हैं। और बता दो, मैंने कोई नहीं बनाना आगे जब तक ये नहीं बताओगे। मैं थोड़ी भुल है। हाँ जी। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बता दें। और मैं सीरियस हाँ, अगला पौना घंटा में कख नहीं पढ़ाना। आज का लेक्चर जाया हो जाना आपका, फिर ना कहना। शाबाश। आपस में टास्क कर लो और मुझे बता दो अलाउंस कब क्रिएट करते हैं। नहीं दसना थोड़ी मर्जी। खुद पूछ रहे हैं। और तरीका तो देखो, कर दिया।
तो पूछ रहा है कब कब रिकॉर्ड करते हैं, टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम मतलब साल के किस टाइम पे। हाँ जी, कब करते हैं जी, आवाज नहीं आई। फोर्थ क्वार्टर के शुरू में, फोर्थ क्वार्टर में 90 दिन होते हैं। उन 90 दिनों में कब, 87वें दिन। हाँ, नवंबर में या दिसंबर में। शाबाश शाबाश, ये लाते हैं थोड़े हैं, मतलब लित्तर मारे तो सारे। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन देखा हो तो उसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट के साथ अलाउंस की एडजस्टमेंट भी होती है। तो ट्रायल बैलेंस ऊपर बना होता है, तो ट्रायल बैलेंस का नवंबर में बनता है। ट्रायल बैलेंस कब बनता है, 25 दिसंबर को जब छुट्टी होती है, तो उस वक्त अकाउंटेंट बैठ के ट्रायल बैलेंस बना रहा है। और ट्रायल बैलेंस कब बनता है, ईयर एंड में। और ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद भी अलाउंस नहीं होती, उसमें एडजस्टमेंट बाद में दी जाती है कि ये करनी है, मतलब इससे पहले कभी नहीं होती। तो बात में लगी। तो अलाउंस की जो एंट्री होती है वो भी एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, बैड डेट की एंट्री जर्नल एंट्री हो सकती है, क्योंकि बैड डेट तो साल में कभी भी हो सकता है। बैड डेट साल में कभी भी हो सकता है। मई जून के महीने में फोन कर रहे हैं, डेटर को फोन ही नहीं उठा रहा, आप समझते बस गया, ये पैसे डूब गए। नहीं बात समझ आ रही, आपने दोस्त को रोटी छोटी खिलाई थी 2-3 हज़ार रुपए की, अब आप ये नीयत लेके बैठे हुए थे कि उन्हें खिलाएगा, ठीक हो गया, पता लगा वो सीए छड़ के बीए कर रहा हूं, तो मिलने के जो चांसेस थे उसको, वो खत्म। तो उसका सीए छोड़ने का दुख उसको इतना नहीं होगा जितना आपको होगा, क्योंकि तुम्हारी रोटी मार गई। पहली दफा तो मतलब तकलफन खिलाई देता कि यार मैं खवाऊंगा मैं खवाऊंगा, तो टेंशन ना है मैं खवाऊंगा। अगली दफा जब उसकी बारी आती है, वो पता लगा भाईजान वो सीए छड़ गया, बीए कर रहा है बावलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, तो तुम 2 हज़ार की रोटी खाने वास्ते 5 हज़ार रुपये ला के जाओगे, टिकट उठ चले भी जाते हैं, या जाना तो है, वो पैसे तो कढ़ाने जो मर्जी हो रहे। ठीक हो गया जी। तो वो बच्चों, अगर तो साल के किसी भी टाइम पे बैड डेट्स हो जाए तो वो एंट्री तो जर्नल एंट्री कहलाएगी। लेकिन अलाउंस की एंट्री हमेशा कब होती है, आवाज नहीं आई, साल के एंड पे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। उस एंट्री को क्या कहते हैं, एडजस्टिंग एंट्री। ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा बच्चा, अब बताओ मोबाइल अकाउंट में पहले साल के एंड पे कितना बैलेंस रह गया, 82,000, और ये वाला बैलेंस खत्म हो गया, ये चला गया एसोसिएट में। यहां तक की बात समझ लगी। अब 2019 का साल बनाएंगे तो 2019 में बच्चों ब्रॉडर बैलेंस कितना लिखेंगे, 2019 में ब्रॉडर बैलेंस कितना लिखेंगे बच्चों, 82,000। ठीक है जी। अब
ठीक हो गया जी। अब ब्रॉडर बैलेंस बच्चों क्या लिखेंगे जी? हाँ, उसमें ये है ना बच्चे, ये 18,000 आपकी डेप्रिसिएशन आई है पूरे 12 महीनों की, ऐसी है ना इस फार्मूले से। अगर आपने साल के दरमियान में ली होती तो इसको क्या करे थे, 6/12 करे थे, तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाती? 9,000। इसको हम सेपरेट कर लेते। पॉइंट समझ आ गया? नहीं, आई कैप के जो सिनेरियोज है ना उसमें वो आपको हमेशा महीने के शुरू की डेट देता है। बात सुन लीजिए, वो पुराने जमाने में होता था 1980s में, जब आई कैप के सवाल आते थे ना तो वो डेज को कैलकुलेट करने के पीछे डाल देता था। अब वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। मतलब कौन याद रखेगा केड़ा केड़ा महीना कतियां दा है? फिर बंदा ये भी सोचने पे आया तो बंदा ये भी सोचता कि हो सकता है ये साल लीप ईयर हो, तो फरवरी 29 का होगा। तो आई कैप इन चक्रों में नहीं डालता, वो कहता हर महीना 30 दिन का। अल्लाह अल्लाह खैर से। अच्छा जी बच्चों, ओपनिंग बैलेंस कितने लिखेंगे? 82,000। साल पूरा गुजर गया, यकम जनवरी 19 पे खड़े थे, 365 दिन गुजरने के बाद हम कहां पे पहुंचे? 31 दिसंबर 2019 पे पहुंचे। तो बच्चों वंस अगेन 31 दिसंबर 2019 पे पहुंचे तो एंट्री तो यही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और मोबाइल अकाउंट। ये 2018 में भी ये एंट्री थी और 2019 में भी यही एंट्री होनी है, अमाउंट यही है, चेंज नहीं होनी अमाउंट। क्यों ये अमाउंट चेंज क्यों नहीं होनी? स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर डीसी माइनस मेथड होता तो अमाउंट चेंज हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो सवाल है उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो बच्चों वंस अगेन 18,000 की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मोबाइल अकाउंट क्रेडिट। लिखें शाबाश। ठीक है सबने? ठीक है बच्चों? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस था 82,000, 18,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, मतलब मजीद वैल्यू में कमी आई, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा बच्चों? 64,000। और ये 18,000 जो है ये अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? एसोसिएट में शिफ्ट हो जाएगा या प्रॉफिट लॉस में शिफ्ट हो जाएगा। अगले साल का ये अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? जरा देखो, ये 82,000 का बैलेंस आपको अगले साल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये 18,000 का बैलेंस आपको अगले साल नजर नहीं आ रहा। नहीं समझ रही? अगर वो 18,000 का बैलेंस अगले साल होता तो उसमें और 18 जमा होता, तो वो कितना हो चुका होता? 36। तो ये 18,000 का बैलेंस अगले साल शिफ्ट नहीं हुआ, ये नया 18,000 है। नहीं बात समझ रही? ठीक हो गया? अच्छा नहीं बच्चों, अब दूसरे साल के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 64,000। ये 64,000 तीसरे साल के शुरू में ब्रॉडर लिखेंगे, ये कम जमी 2020 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कितनी? 18,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 46,000। ठीक हो गया? और बच्चों यहाँ पे वंस अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जो कि कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? एसोसिएट। ठीक हो गया जी? ये अकाउंट समझ आ गया सबको? या तो कोई इशू है तो बताएं। क्लियर सबको? अच्छा, अब नोट करें बच्चों कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ ना बताया जाए, if nothing is mentioned in question, then always prepare accumulated depreciation account। ये बात याद रखनी है, ये हमारी पॉलिसी है, हम हमेशा FAR 1 के अंदर यही करें।
ठीक है जी। देखो इस सवाल में तो बच्चों आपको दो सिनेरियो पढ़ाया गया ना, एक ये वाली एंट्री, वो वाली एंट्री। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा था। अगर क्वेश्चन साइलेंट और आपको डाटा दिया जाए और नहीं बताया गया कि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हमने बाय डिफॉल्ट मेंटेन करना है। क्योंकि पीआरसी में अगर सिर्फ सेकंड मेथड पढ़ाया गया था, पहले वाला नहीं पढ़ाया गया था ना, तो उसकी कोई वजह है। प्रेफरेबल मेथड सेकंड वाला ही है, पीआरसी वाला ही है। ये तो आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अब की बार आपने अकाउंट बनाने नहीं है, अकाउंट्स को मैनेज करना है, सुपरवाइज करना है, बनाए किसी और ने होंगे। नहीं बात समझ लगी? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने वो पढ़ा जो लोग बनाते हैं, ताकि आपको पता लगे बनाते कैसे हैं। अब आपने अकाउंट बनाने नहीं है, किसी जूनियर ने बनाए होंगे, उनको क्या करना है, चेक करना है। समझ आई बात? तो जब आप चेक कर रहे होंगे बनाए किसी और ने होंगे, तो हो सकता है उसने ये वाला काम किया हो। समझ आई बात? वो बी कॉमर बच्चा, आई कॉमर बच्चा, उसने वो सेकंड मेथड फॉलो नहीं किया, उसने पहले वाला किया होगा। तो ऐसा ना हो कि आपके यार ए की कीता है, ऐसे होता ही नहीं। मैं कहना बड़ा सी आया फिर इन्हों की पता, बी कॉम जो पढ़ा होता इन्हें तो पता होता क्या भी होता है। ठीक है, तो सीए में प्रेफरेबल मेथड सेकंड ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई बी कॉम में, एम कॉम में, आई कॉम में ये वाला मेथड भी होता है कि जब जूनियर लोग अकाउंट्स बना के आपके पास लेके आए तो आप ए ना कहेंगे ए की हो रहा है, तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, उसने बनाए होंगे तो आप उसको भी कह सकते हैं हाँ यार ठीक है कोई मसला, तू जा, बाकी मैं कर लूं। तो समझ आ गई बात? अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सेकंड मेथड बेस्ट है, लेकिन पहले वाला मेथड भी हो सकता है। ये प्रिफरेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई बना के ले आए तो आप उसको ये नहीं कह सकते यार मैंने भी समझाया कि कीता तुम। आपको पता होना चाहिए कि ये है। ठीक है, अच्छा, अगर आई कैप आपके ऊपर छोड़ दे कि भाईजान करो, तो आपको फिर क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना। आई कैप की प्रेफरेंस यही है, स्टैंडर्ड की प्रेफरेंस यही है। तो ये बात समझ आ गई सबको? तो क्लियर सबको? अच्छा बच्चों, सोच समय के जवाब देना जरा, 1 मिनट। ये मोबाइल हमने कितने का लिया था, लेकिन साल के आने पे क्या नजर आ रहा है, अगले साल के आने पे क्या नजर आ रहा है, अगले साल के आने पे क्या नजर आ रहा है? तो क्या ये 82,000 कॉस्ट है, क्या ये 64,000 कॉस्ट है, क्या ये 46,000 कॉस्ट है? नहीं। तो फिर ये क्या है, ये WDV है। तो यहाँ पे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो मोबाइल अकाउंट आपने बनाया है, ये कॉस्ट बेसिस पे नहीं बनाया, ये आपने WDV बेसिस पे बनाया है या कैरिंग वैल्यू बेसिस पे बनाया। किस बेसिस पे मेंटेन किया है, WDV बेसिस या कैरिंग वैल्यू? क्योंकि अगर कॉस्ट बेसिस पे मेंटेन किया होता तो हमेशा हमें अपने अकाउंट में 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही नजर आता, कभी उसमें 1 रुपया भी कम ना होता। क्योंकि कॉस्ट तो बहरहाल वही है जो आपने अपनी जेब में से पैसे निकाल के दिए थे, तो वो कितने दिए थे, 1 लाख। तो हमेशा आपको 1 लाख नजर आना चाहिए। ये 1 लाख आपको कब नजर आएगा, हमेशा? सोचो सोचो सोचो, आपके अकाउंट में हमेशा क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख होता कब, जब आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे होते। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या एसेट क्रेडिट हो रहा है? अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे होते तो क्या इस एंट्री में एसेट क्रेडिट होता? एसेट क्रेडिट कभी ना होता। तो जब एसेट क्रेडिट कभी होता ही ना, तो एसेट में कमी कभी होती ना। तो एसेट में जब कमी नहीं होनी थी तो हमेशा कितने का नजर आना था आपको, 1 लाख का नजर। उस वक्त हम कहते हैं कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है। किस पे मेंटेन हो रहा है, कॉस्ट बेसिस पे। आपसे कुछ सवाल पूछ ले कि बताओ एसेट अकाउंट कॉस्ट पे किस सिनेरियो में मेंटेन होगा, तो क्या जवाब देंगे? कि जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, उस सिनेरियो में एसेट अकाउंट हमेशा किस वैल्यू पे नजर आएगा, कॉस्ट पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किस सिनेरियो में एसेट अकाउंट WDV बेसिस पे नजर आता है,
हम कहेंगे कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते तब हमारा एसेट अकाउंट WDV पे नजर आता है, कॉस्ट पे नजर नहीं आता। समझ आइए, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपने याद रखो। तो आप हॉस्टल में जाके वो बच्चा जो आपको तंग करता है ना, आप उसको जलील भी कर सकते हैं। 10,000 तेन बड़ी काउंटिंग आती है इधर आ 10 एसेट अकाउंट की तो WDV ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ मैं कल दसांगा। ठीक है, समझ आ गया सबको। अब बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखें शाबाश। मोबाइल इज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2021 पर 50,000। ये मोबाइल आपने बेच दिया। कितने का बेचा? 50,000 का। कैलकुलेट गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मोबाइल। कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मोबाइल। अब अच्छा सोच समझ के जवाब देना। यही सारा डाटा है। 31 दिसंबर 2020 वाले दिन मोबाइल की वर्थ कितनी थी? 31 दिसंबर 2020 वाले दिन 46,000। क्या ये बात सबको समझ आती है? तो यकम जनवरी 21 वाले दिन भी यही वैल्यू होगी, क्योंकि एक ही तो दिन गुजरा है। नहीं समझे? 31 दिसंबर 20 की रात को मोबाइल की कीमत कितनी थी? 46। तो यकम जनवरी 21 को भी यही कीमत होगी, क्योंकि एक दिन गुजरा है। और उसी दिन अगले साल के पहले दिन एक बंदे ने कहा यार मोबाइल मुझे दे दो, ये मुझसे 50,000 ले लो। तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं या दुख हो रहा है? क्यों? वो कितने पैसे दे रहा है? ये कितने का है? तो गेन है कि लॉस है? अब गेन लॉस निकालने के दो तरीके मैंने आपको पढ़ाए। एक है फार्मूला। फार्मूला क्या था? सेल प्रोसीड माइनस WDV। ये 46,000 कॉस्ट है कि WDV है? हमें WDV निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी WDV पे मेंटेन हो रहा है। अगर ये वाला सेकंड मेथड हम फॉलो कर रहे होते, ये वाला जो PRC4 में पड़ा था, तो इसमें मोबाइल अकाउंट के अंदर जो पैसे लिखे होते वो क्या होता? वो कॉस्ट होती। तो वहां पे पहले हमें वर्किंग करके WDV निकालनी पड़ती। PRC4 में जो पढ़ा हमने, वहां पे जो एसेट अकाउंट में पैसे नजर आ रहे होते वो हमेशा क्या होते? कॉस्ट होते। वहां पे WDV निकालनी पड़ती। लेकिन इस सिनेरियो में, इस वाले नए सिनेरियो में हमें WDV निकालने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी WDV निकाल के बैठे हुए। नहीं समझे? नहीं समझ? ठीक हो गया? अच्छा, 46,000 का मोबाइल है, कितने का बेचा? 50 का बेचा। 4,000 का क्या आया? गेन आया। तो फार्मूले से भी गेन निकलता है बच्चों। लेकिन कल मैंने आपको एक और मेथड भी पढ़ाया था। दूसरा तरीका क्या? गेन या लॉस निकालने है क्या? एंट्री से। वेरी गुड। दूसरा तरीका एंट्री। एंट्री कैसे बच्चों? जरा सोचो 1 मिनट के लिए। क्या आया? और मोबाइल बेचा, क्या आया? कैश आया। तो कैश को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? कैश डेबिट कितने से? 50,000 से। क्या गया? मोबाइल गया। कितने से? तो कैश डेबिट, मोबाइल क्रेडिट। ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा डिफरेंस कितना है और किस साइड पे। मतलब अगर फार्मूला भूल ही जाए, किस्मत इतनी माड़ी हो कि फार्मूला भूल जाए, तो दूसरा तरीका है गेन या लॉस निकालने का। तो बात में है। हमेशा याद रखना बच्चों, सेंटर में एक लाइन छोड़नी है आपने। कैश लिखेंगे पहली लाइन पे और मोबाइल लिखेंगे तीसरी लाइन पे।
दरमियान में एक लाइन छोड़नी है। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है डेबिट साइड पे हो जाए, हो सकता है क्रेडिट साइड पे हो जाए। नहीं बात समझ लगी? वो गेन भी हो सकता है, वो लॉस भी। गेन होगा तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, लॉस होगा तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो बीच में एक लाइन छोड़नी। तो समझ आ गई? अच्छा, अगला पॉइंट बच्चों, अगर तो आई कैप आपको कहे ना कि कैलकुलेट गेन लॉस, तो आप एंट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बात खत्म। अगर किसी बच्चे ने फार्मूले से गेन लॉस निकाला ठीक है, अगर किसी बच्चे ने एंट्री पास करके गेन लॉस निकाला वो भी ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। उसने कैलकुलेट करने का कहा ना कि जैसे मर्जी करें। अगला स्यापा ये है कि आई कैप हो सकता है कि कैलकुलेट का वर्ड यूज करने की बजाय वो आपसे ये कहे कि प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, तो फिर फार्मूले से गुजारा नहीं होना। वो आपसे डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है, तो डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाएं। नहीं समझ रही? ठीक है, अब जरा बचो ध्यान से। आपने मोबाइल अकाउंट प्रिपेयर किया, यकम जनवरी 2021 को ब्रॉडबैंड बैलेंस क्या लिखेंगे? 40,000। क्योंकि पिछले साल से अगले साल ये बैलेंस आना ही आना ना, 40,000। मतलब 31 दिसंबर 2020 पे 46 था, तो यकम जनवरी 21 को भी 46 ही होगा। अच्छा, लेकिन 31 दिसंबर 21 वाले दिन मोबाइल अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? बोलो 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 बोलो। 31 दिसंबर 2021 वाले दिन मोबाइल अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 28,000। वरना तो हम लितर मारे, प्यों प्यों क्यों? हाँ जी, 31 दिसंबर 2021 वाले दिन मोबाइल अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 28,000। क्योंकि 18,000 की मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। चवल जे ना होते कहते 28,000, मतलब जरा बेचता है उन्हें भी डेप्रिशिएट कर रहे हैं होते। 31 दिसंबर 2021 वाले दिन कितना बैलेंस होगा? जीरो। क्यों? भाई वो बेच दिया, तो जो बेच दिया वो उसके अकाउंट नजर नहीं आएंगे। नहीं समझ आई बात? अगर तो आप उसका भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो अपने दादे परदादों की जमीनों के अकाउंट दिखाएं जो उन्होंने किस जमाने में बेच दी थी। मेंटेन करो, करो ना, कर दे क्यों नहीं? भाई जो बेच दी वो स्टोरी खत्म, वाइंड अप। नहीं समझ रहे? मतलब जो मोबाइल आपने बेच ही दिया है, अब उसकी डेप्रिसिएशन अभी भी चार्ज कर रहे होंगे। हाय बड़ी याद आ रही होगी, बड़ा डाटा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, लिहाजा डेप्रिशिएट तो करेंगे हम। तो जो बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, स्टोरी खत्म होगी, उसको क्यों मेंटेन करें? तो बच्चों हमारा क्लोजिंग बैलेंस फिर क्या होगा? जीरो। तो बच्चों ये क्लोजिंग बैलेंस उसी वक्त जीरो होगा जब ऊपर यहाँ पे 46,000 को खत्म करने की कोई एंट्री पास की होगी। नहीं बात सुन लगी? देखो अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे तो 46,000 आएगा, लेकिन 46,000 यहाँ पे भी आएगा, ऐसे ही है ना? इस डेबिट साइड पे तो 46 आएगा, तो क्रेडिट पे भी तो 46 आएगा ना, अकाउंट क्लोज करने का जो तरीका है। तो क्रेडिट तो जीरो है, क्रेडिट क्या है? जीरो। जीरो क्यों है ही नहीं। तो फिर ऊपर कोई एंट्री हुई होगी, उसके बाद क्रेडिट जीरो आया होगा। नहीं बात लगी? तो वो एंट्री जरा गौर से देखो बच्चों, क्या इस एंट्री में मोबाइल अकाउंट को आप क्रेडिट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कर चुके। मोबाइल अकाउंट क्रेडिट हो चुका। अब मोबाइल अकाउंट क्रेडिट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे नाम क्या लिखें ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। 46,000 से मोबाइल क्रेडिट कर दिया, निकाल दिया, अपने खातों से निकाल दिया, ओके। नाम क्या लिखें? कैश तो नहीं लिख सकते। कैश क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कैश तो 50,000 है। कैश 46,000 थोड़ी है, कैश तो 50 है।
तो यहाँ पे कैश नहीं आ सकता। समझ आ गई? दिमाग में तो ये सर मोबाइल दिया, कैश दिया, ठीक है, लेकिन कैश 46 तो नहीं ना लिया, तो यहाँ पे कैश तो नहीं आना। अच्छा जी, ये दोनों तरीका समझ आ गया बच्चों को, एंट्री वाला तरीका भी समझ आ गया और ये फार्मूले वाला तरीका भी समझ आ गया। जैसे मर्जी आंसर निकाले। अब आगे नोट करें, अगर आई कैप ने कहा कि भाई कैलकुलेट गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, तो ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंट्री पास कर लें या ये काम कर लें स्टोरी एंड। लेकिन आई कैप बड़ा सियाना है, वो आपको ये सवाल देगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट एंड शो डिटेल्ड जर्नल एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। जब आई कैप ये कहेगा ना, तो फिर वो फार्मूले से गेन लॉस निकालने से गुजारा नहीं होगा। ठीक हो गया नहीं? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो डिस्पोजल अकाउंट की डेफिनेशन लिखना है। डिस्पोजल अकाउंट इज ए टी अकाउंट disposal account is a T account in which all entries related to sale of assets are recorded. Disposal account is a T account in which all entries related to sale of assets are recorded. It is just a working. It is just a working. Its balance is never shown in main books of accounts. Its balance is never shown in main books of accounts. मतलब ये एक वर्किंग होती है, जिस दिन मोबाइल बेचा उसी दिन ये वर्किंग करेंगे और उसके बाद दफन कर देंगे। ये नहीं है कि डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आना शुरू हो जाएगा, नहीं, खत्म। उस एक दिन में ये अकाउंट बनेगा, उस एक दिन में खत्म। इसका हमारे ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल से कोई लेना देना नहीं। इसका मकसद, पहला और आखिरी मकसद ये है कि गेन लॉस निकालो, बस, बाकी सेटल करो। जैसे बच्चों बीआरएस है, वो जो बीआरएस हम बनाते हैं वो कभी आपको बैलेंस शीट में नजर आती है? इनकम स्टेटमेंट कभी नजर आती है? नहीं नजर आती। उस बीआरएस को बनाने का मकसद, पहला और आखिरी मकसद यही है कि जो बैंक बैलेंस है ना, वो उसको सही करना। तो जो बैंक बैलेंस आपने सही निकाला, वो सही वाला बैलेंस उठा के बैलेंस शीट में लिख लो, अल्लाह खैर सल्ला, बस। बीआरएस हमारे लेजर का कोई हिस्सा नहीं होता। क्या बीआरएस का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आता है? नहीं नजर आता। कोई लेजर अकाउंट नहीं बनता उसका, कोई जर्नल में कुछ नहीं होता, ठीक है। उसकी कोई इनवॉइसेस नहीं होती, वो एक वर्किंग होती है। उसी तरह से डिस्पोजल अकाउंट भी एक वर्किंग है। ठीक हो गया? बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर से, अब आपने एंट्री कैसे करनी है, ध्यान से मेरी बात सुननी है। ये एंट्री अपने दिमाग में रखनी है। ये एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है? कैश। क्रेडिट क्या हो रहा है? और तीन चीजें यहां पे हो रही हैं, एक चीज डेबिट हो रही है और दो चीजें क्रेडिट हो रही है। बच्चों इन तीन लाइनों को एक्सपैंड कर लें,
हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ दें। कैसे मतलब, जरा गौर से देखिएगा। आप लिखें कैश डेबिट कितने से, 50,000 से, एक लाइन छोड़ दें। कैश डेबिट 50,000 से, एक लाइन छोड़ दें। गेन क्रेडिट कितने से, 4,000 से, एक लाइन छोड़ दें। नहीं, एक लाइन छोड़ दें और यहाँ पे लाइन लगा दें। लाइन लगा दी। कैश डेबिट एक लाइन छोड़ दें और लाइन लगा दें। फिर गेन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आना है नीचे, 4,000, इसके ऊपर एक लाइन छोड़ दें। समझ आ गई नहीं? और मोबाइल डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? तो मोबाइल भी क्रेडिट लिख लें बच्चों, 46,000 से, और उसके ऊपर एक लाइन छोड़। है नहीं? ये तीनों चीजें जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, ये डेबिट या क्रेडिट क्यों हो रही है, इसकी लॉजिक तो ऑलरेडी क्लियर है ना आपको। वो डेबिट क्यों हो रहा है, कैश आया है। ये मोबाइल क्रेडिट क्यों हो रहा है, मोबाइल गया है। और गेन क्रेडिट क्यों हो रहा है, इनकम में इजाफा हुआ, इसलिए क्रेडिट हुआ। ठीक हो गया, एक एक लाइन छोड़ दी आपने। और ये एंट्री, वैसे ही पूरी एक एंट्री थी जिसके हमने टोटे कर लिए 3। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अब बच्चों इस एंट्री में, अब आपने जो एक एक लाइन छोड़ी है ना, वहां पे आपने ऑपोजिट इंपैक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल ये डेबिट हो रहा है तो 50,000 को क्रेडिट भी कर दें। 50,000 डेबिट हो रहा है ना, तो अब उसको क्या कर दो, एंट्री पूरी करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट भी कर दो। ये 4,000 डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसको फिर अब क्या कर दो, डेबिट भी कर दो। ये 46,000 क्रेडिट हो रहा है, तो इसको क्या कर दो, डेबिट भी कर दो। 3 एंट्रियां पूरी हो गई। ये ओरिजिनली एक ही एंट्री थी। ये बात समझ आती है ना? ओरिजिनली जब आई का क्या ना, हमने कैलकुलेट करो गेन लॉस, एक ही एंट्री है। लेकिन जब आई का क्या कि डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, उस एक एंट्री के 3 टोटे करने पड़ रहे हैं। अच्छा, अब जो 50,000 क्रेडिट किया, ये जो 4,000 डेबिट किया, ये 6,000 डेबिट किया, इस तीनों के साथ जो अंग्रेजी आनी है वो एक ही आनी है, वो आनी है डिस्पोजल। इसके साथ अंग्रेजी क्या लिखेंगे, डिस्पोजल। इस 4,000 के साथ क्या लिखेंगे, डिस्पोजल। और इस 46,000 के साथ क्या लिखेंगे, डिस्पोजल। समझ आएगी बात? अगर आई कैप हमसे कहे कि कैलकुलेट गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, तो हमें ये 3 एंट्रियां करनी है। बोलो बोलो, ये नहीं करनी, हमें वो एक ही एंट्री करनी है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं बस। क्योंकि इससे गेन निकला है, अल्लाह अल्लाह खैर सब। ये नीचे वाला काम कब करना हमने, जब वो हमसे डिस्पोजल अकाउंट मांगेगा, तब ये काम करेंगे। अदरवाइज हमें 3 एंट्रियां करने की जरूरत नहीं है, एक एंट्री से गुजारा हो सकता है। और वो एक एंट्री की लॉजिक हमें पता है कि नहीं पता, ये बात याद रखनी है। ये 3 एंट्रियां कब करनी है और एक एंट्री से गुजारा कब होगा। ठीक हो गया? अब बचो जरा आए। अब जब आप डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना है ना, तो आपने ये डेबिट साइड को, ये और ये नहीं देखना, आपने किसको फोकस करना है, डिस्पोजल वाली लाइन। अब जरा गौर से देखो, ये पहली एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 50,000 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 50,000। इसके साथ अंग्रेजी क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे।
नहीं समझ रहे। दूसरी लाइन में बच्चों डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 4,000 से। तो बच्चों यहाँ पे 4,000 लिखेंगे और इसके साथ नाम क्या लिखेंगे, गेन। और एक गेन जाएगा प्रॉफिट लॉस में। ठीक हो गया। और तीसरी एंट्री में डिस्पोजल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 46,000 से। और इस 46,000 के साथ अंग्रेजी का लिखेंगे। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं समझ रही, हमने नोट कर लिया। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था जिसका हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। वो क्वेश्चन मार्क ये जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ, तो यहाँ पे लिखना क्या था, कैश नहीं लिख सकते थे क्योंकि कैश तो 50,000। हमें उस वक्त यहाँ पे अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी कि अंग्रेजी क्या लिखे। अब हमें समझ आ गया क्या, कि देखो 46,000 से डिस्पोजल डेबिट हो रहा है और अंग्रेजी लिखी है मोबाइल। तो मोबाइल यहाँ से 46,000 का क्रेडिट हो रहा है, तो इसके साथ अंग्रेजी क्या आ जाएगी, डिस्पोजल। और कैड डाउन हमारा हो जाएगा 0। हाँ जी, ये बात सबको समझ आ गई बच्चों। तो ये एक एंट्री से 3 एंट्रियां बनी है, लॉजिक समझ आई है। ये कब करेंगे, डिस्पोजल कौन आ गया, जब उसने कहा होगा कि गेन लॉस निकालें, कैलकुलेट करें, इन 3 एंट्री की जरूरत है। हमें एक ही एंट्री आती है, अगर वो भी नहीं करनी तो ना करें। फार्मूला याद रखें, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू या WDV, बस। ठीक हो गया जी। अच्छा जी बच्चों, आगे नोट करें जरा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखें। Assume now accumulated depreciation account is required in question. ठीक हो गया नहीं, देख लिया। अब दोबारा मोबाइल अकाउंट बनाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए, शाबाश। हाँ जी। अब बच्चों जरा देखें, जब आप मोबाइल परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, मोबाइल डेबिट, कैश क्रेडिट। ये कब, जनवरी 2018 में, ऐसे ही है, यही करेंगे ना। पूरा साल गुजरा,
31 दिसंबर 18 आया। ओके, जब 31 दिसंबर 18 आया बच्चों, तो 31 दिसंबर 18 वाले दिन ये एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, मोबाइल अकाउंट में 1 रुपए की भी कमी नहीं होगी। अब मोबाइल को क्रेडिट नहीं करना, किसको क्रेडिट करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना। अच्छा, तो बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हम ऑलरेडी बना रहे थे। डेप्रिसिएशन अकाउंट वैसे ही बनाएंगे जैसे हम ऑलरेडी बना रहे थे। जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊं समझाने के लिए, आप ना बनाए, बस आपने समझना। क्योंकि दोनों सूरतों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने तो डेबिट होना ही है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, वो आप सीख चुके हैं। तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट 18,000 से डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। तो क्रेडिट क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे नाम क्या आएगा और यहाँ पे नाम क्या आएगा? नाम अपोजिट ऐसी है। पहले यहाँ पे मोबाइल का नाम आता होता था, नहीं समझे? नहीं समझे? पहले जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, तो बच्चों देखो इस 18,000 के साथ नाम क्या लिखा हुआ था? मोबाइल। अब जब डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके साथ मोबाइल का नाम नहीं आ रहा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम आ रहा है, बस ये चेंज आएगा। ठीक हो गया? नहीं? नहीं समझ रहे? अच्छा, अब बच्चों जरा अकाउंट क्लोज करते हैं, चूंकि साल का आखिरी दिन है। अब जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो मोबाइल अकाउंट में 1 रुपए की भी कमी आई, क्लोजिंग बैलेंस कितना शो होगा? 1 लाख। ये अकाउंट क्लोज कर दें। कर दिया? अच्छा, अब याद रखना बच्चों, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट उसी तरह से क्लोज होगा जैसा पहले होता था। मतलब 18,000 का बैलेंस सीधा सीधा एसोसिएट में चला जाएगा, इसका कैड ऑन नहीं आना, क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंसेस और इनकम एसोसिएट में ट्रांसफर होते हैं, कैड ऑन बैलेंस उसके नहीं। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। ये कौन सा अकाउंट है? इंट्रो में पढ़ के आए हो, सवाल भी आया था पेपर में। कॉन्ट्रा एसेट, वेरी गुड। ठीक है, जिन्हें पेपर सवाल किया था उन्हें पता है इसकी क्या ऑप्शन थी। आया था कि नहीं आया था सवाल? ये कौन सा अकाउंट है जी? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ये एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, ना ही ये इनकम अकाउंट है। अगर ये एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट होता तो ये भी एसोसिएट में जा रहा होता, लेकिन एक्सपेंस भी नहीं है और इनकम भी नहीं। तो ये कॉन्ट्रा एसेट से क्या मुराद है? ये तो पता ही नहीं, अंग्रेजी तो आती है। एसेट अकाउंट का ऑपोजिट। एसेट अकाउंट की नेचर क्या होती है? तो इसकी नेचर क्या होगी? अब दिमाग में आता सर क्रेडिट नेचर, जो बैलेंस शीट में होती है ना, वो तो लाइबिलिटी होती है। तो ये तो लाइबिलिटी हुई नहीं। अगर ये लाइबिलिटी है तो फिर किसी को पैसे देने हैं। क्या वाकई 18,000 रुपये आपने किसी को देना है? देना तो नहीं है। तो अगर 18,000 किसी को देना होता तो लाइबिलिटी होती, तो लिहाजा ये लाइबिलिटी तो नहीं है, लेकिन नेचर इसकी क्रेडिट है। तभी इसको क्या कहा गया? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। अगर किसी को 18,000 देना होता तो लाइबिलिटी कहते, सीधी सीधी बात है। नेचर इसकी क्रेडिट है लेकिन ये लाइबिलिटी नहीं है। समझने की बात? अच्छा, तो बच्चों फिर इसका भी कैरिड ऑन बैलेंस आएगा
क्यों? जहां पे एसेट जाएगा उसके साथ ये जाएगा, और एसेट कहां जाएगा? एसेट कहां जाएगा अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट में। तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे अलाउंस है, याद करो बैड डेट्स का टॉपिक पढ़ा ना आपने, क्या बैलेंस शीट में आपने डेटर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? मुकर जाओ मुकर जाओ मुकर जाओ। और बैलेंस शीट में कभी जिंदगी में डेटर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो उसके साथ ही क्या लिखते होते थे? अलाउंस भी लिखते होते थे, प्लस करके कि माइनस करके? माइनस करके। ये भी वैसे ही आएगा, ये मोबाइल के साथ नीचे माइनस होगा। जैसे डेटर के साथ अलाउंस माइनस होती थी ना, उस तरह से इस मोबाइल अकाउंट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी। अलाउंस माइनस की होती थी? पता नहीं, होती थी बस। पेपर पास हो गया तो रात गई बात गई। क्योंकि अलाउंस की नेचर भी क्रेडिट होती थी, वो भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट था। डेटर अकाउंट की नेचर क्या थी? पता नहीं, अच्छी नेचर थी उसकी। हाँ, सुमण बुकमुण। डेटर की नेचर क्या होती है? डेबिट। अलाउंस की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए वो दोनों आपस में क्या होते थे? मल्टीप्लाई। हाँ जी, क्या होते थे? माइनस होते थे, क्योंकि दोनों की नेचर क्या थी? अपोजिट। उसी तरह से बच्चों एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये क्या होंगे? डिवाइड, अंडर रूट लेंगे, क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे। तो वही बात। अच्छा जी बच्चों, 18 का अकाउंट क्लोज हो गया, मोबाइल अकाउंट क्लोज हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब 19 में ब्रॉडन बैलेंस लिखेंगे, क्या आएगा? 1,00,000। 19 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ब्रॉडन बैलेंस लिखेंगे, 1,00,000। शाबाश। ठीक हो गया जी। लेकिन 19 में डेप्रिसिएशन का ब्रॉडर बैलेंस नहीं आना, वो खत्म हो गया। यहां तक की बात लगी बच्चों? ये यकम जनवरी 19 पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? अब यकम जनवरी 19 से पूरा एक साल गुजरा, 365 दिन गुजरे, 31 दिसंबर 19 पे पहुंचे। जब 31 दिसंबर 19 पे पहुंचे तो बच्चों वंस अगेन ये वाली एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। किस अमाउंट से? 18,000 से। ठीक हो गया बच्चों? अब जरा गौर से देखो, 18,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे नाम क्या देगा? और यहाँ पे नाम क्या देगा? डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी? समझ आ गई सबको? अच्छा जी बच्चों, अब जरा दोबारा 2019 का अकाउंट क्लोज करें तो मोबाइल अकाउंट में अभी भी क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? ये 1,00,000 क्यों आ रहा है? इसमें कभी 1 रुपए की हमने एंट्री पास ही नहीं की, इसमें कभी 1 रुपए की कमी हुई नहीं, उसका क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 ही आएगा। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आएगा? 36। क्यों? 18 पिछले साल का था, 18 मजीद आया, उसका टोटल बैलेंस कितना आएगा? 36। और यहाँ पे ये 18 ही है, ये 36 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछले साल का बैलेंस ब्रॉडन हुआ ही नहीं था, वो एसोसिएट में चला गया था, ये भी एसोसिएट में चला जाएगा। हमेशा कैरी डाउन ही होता है जो ब्रॉडन होता है, जब कैरी डाउन होगा ही नहीं तो ब्रॉडन भी नहीं होगा। तो समझ आ गई सबको? अब 2020 की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना लिखेंगे बच्चों? 1,00,000। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा?
36। अभी 36 कहाँ से आई, ये बात समझ आ रही है ना। लेकिन ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा? कोई नहीं आएगा। साल गुजरा, 31 दिसंबर 2020 पे पहुंचे, 365 दिन गुजर गए। मजीद एक एंट्री होनी है, वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक हो गया? इसके साथ नाम आ जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इसके साथ नाम आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अकाउंट की समझ आ रही है ना बच्चों? तो 2020 के एंड पे भी मोबाइल की कीमत 1 लाख थी। 2020 के एंड पे मोबाइल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 1 लाख। लेकिन 2020 के एंड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आएगा? 54 कहां से आया? 36 पिछला था, 18 इस साल का बैलेंस आया, तो टोटल हो गया 54। लेकिन यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में ये नहीं 54,000 हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? इसका कोई ब्रॉडन था नहीं, इसमें सिर्फ 18,000 ही आएगा और वो सीधा सीधा एसोसिए में चला जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चों 2021 की बात करते हैं। 2021 में ब्रॉडन बैलेंस कितना होगा? 1 लाख। यहाँ पे 2021 में ब्रॉडन बैलेंस कितना होगा? 54,000। और यहाँ पे कोई ब्रॉडन होना ही नहीं है। समझ आ गई इस बात? अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों। अब स्टोरी पीछे वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी हुई थी। क्या? कि मोबाइल बेच दिया हमने 1 जनवरी 21 को। कितने का बेचा? 50 का बेचा। कितने का बेचा? 50 का बेचा। अब आप जब देखेंगे ना मोबाइल अकाउंट को, तो आपको तो नजर आ रहा है मोबाइल 1 लाख रुपए का है, 50 का बेचा है, नुकसान हो गया। नहीं, गलत सोच रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला पहले दिमाग में लेके, तो फार्मूला क्या है? सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट है नहीं, डब्ल्यूडीवी है। ये जो 1 लाख है ये डब्ल्यूडीवी नहीं है, तो ये माइनस नहीं करना। मतलब 50,000 को 1 लाख से कंपेयर नहीं करना। अगर करोगे तो नजर आएगा 50,000 का नुकसान होगा। ये बात गलत है। फार्मूला वही है, चाहे जो मर्जी हो जाए दुनिया में, फार्मूला चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप FAR 1 में है, चाहे FAR 2 में है, चाहे आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, गेन लॉस का फार्मूला चेंज नहीं होना। ठीक हो गया? तो बच्चों जब आप गेन या लॉस निकाल रहे होंगे तो आपको कैरिंग वैल्यू ऑफ मोबाइल निकालनी पड़ेगी। पहले निकालनी पड़ती थी हमें? नहीं, पहले कभी नहीं निकालनी पड़ी। अब हमें कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 1 लाख रुपए है ये कैरिंग वैल्यू नहीं है, ये तो कॉस्ट है। समझ आई बात? तो सेल प्रोसीड कितनी है बच्चों? 50,000 माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ मोबाइल या डब्ल्यूडीवी ऑफ मोबाइल। अब डब्ल्यूडीवी का फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है 1 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 54,000। तो पहले वो माइनस करके डब्ल्यूडीवी निकाल लेंगे, तो डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी? 46,000। और गेन कितना आएगा बच्चों? 4,000। तो यहां तक समझ आ गई है? कोई इशू, कोई परेशानी? क्लियर सबको? चलो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताया आपकी अगली क्लास कितने बजे होती है? कौन सी? कौन पढ़ाता है? 1900 तो आती है। इससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करें।